हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, और हमने ब्लड के बारे में डिटेल स्टडी किया था। हमने बताया था कि ब्लड जो होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरे को बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। एक को बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरे को क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट, है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर हम क्या मान सकते हैं, अगर हम माने कि ब्लड 100% है, अगर हम माने कि ब्लड 100% है तो प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, 55%, है ना। और फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होंगे, 100 में से 55 माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 45%। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्लाज्मा के बारे में डिटेल स्टडी किया था। प्लाज्मा के बारे में डिटेल में मैंने बताया था। मेरा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का सेकंड वीडियो है, इसमें मैंने प्लाज्मा के बारे में डिटेल में बताया है और फर्स्ट वीडियो में ब्लड के बारे में डिटेल में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स होता ही है ना। तो दोस्तों, आरबीसी के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है, आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फॉर्म्ड एलिमेंट हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने परसेंट होता है ब्लड का, 45%। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मैं एक ही चीज़ को वीडियो में 2 से 3 बार बोलता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको वीडियो में ही सारी बातें याद हो जाएं। ओके, तो हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने परसेंट होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट हमारा होता है 45%। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। हम इस पर स्टडी करेंगे, आज हम आरबीसी पर स्टडी करेंगे, अर्थात रेड ब्लड सेल, है ना। तो दोस्तों, आरबीसी, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का एक और नाम होता है, वो दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि आरबीसी का नंबर कितना होता है, हमारे ब्लड में आरबीसी का नंबर कितना होता है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ आरबीसी, एक स्वस्थ मनुष्य में अर्थात हेल्दी ह्यूमन में आरबीसी जो होता है 5 से 5.5 मिलियन पर mm³, मतलब पर mm³ में 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होता है एक एडल्ट ह्यूमन में। एक एडल्ट या हम कहें एडल्ट हेल्दी ह्यूमन में 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होता है। तो नंबर आपको क्लियर हो गया। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल और उसका दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का नंबर हेल्दी एडल्ट ह्यूमन में कितना होता है, 5 से 5.5 मिलियन पर mm³, है ना। अब बात करते हैं शेप एंड साइज ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी की आकार और आकृति के बारे में। तो साइज बात करते हैं, साइज कितना होता है, 7.5 माइक्रोन। 7.5 माइक्रोन ये होता है आरबीसी का साइज। कितना होता है, 7.5 माइक्रोन, है ना। तो
इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, एकदम सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम बात करते हैं शेप। आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है। तो आरबीसी का शेप स्पेशली अगर बात करें मैमल्स अर्थात मनुष्यों में, मैमल्स में भी मनुष्यों में बात कर रहे हैं, है ना। अगर आरबीसी की बात करें मैमल्स में तो जनरली बाई कॉनकेव होती है। कैसे होती है? बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव कैसा होता है मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आरबीसी ऐसे बाई कॉनकेव, है ना। आरबीसी कैसी होती है? ऐसे बाई कॉनकेव। और जनरली अगर टॉप व्यू देखें आरबीसी का, कौन सा व्यू? टॉप व्यू देखें तो सर्कुलर होती है। बस आपको इतना याद रखना है, यही याद रखना है कि मोस्ट ऑफ मैमल्स में आरबीसी का जो शेप होता है वो बाई कॉनकेव होता है ना। बस एक ही टर्म आप याद रखिए, चाहे सर्कुलर मत याद रखिए, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो मोस्ट ऑफ मैमल्स में आरबीसी का जो शेप होता है वो बाई कॉनकेव होता है। बाई कॉनकेव क्यों होता है? क्योंकि इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है ना, ये मेरा हाथ है। अगर मैं इस हाथ को ऐसे रखूं तो इसमें सरफेस एरिया कम है। इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें भोजन कम आ पाएंगे, इस वाले गड्ढे में आएगा, इस वाले गड्ढे में आएगा, इस वाले में। बाकी अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो गिर जाएगा। लेकिन इसमें हैंड को ऐसे कर दूं तो देखिए भोजन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी भोजन इन सब में आ सकता है। मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया, है ना। तो ऐसे आरबीसी जो होता है उसका आकार बाई कॉनकेव होता है। बाई कॉनकेव क्यों होता है? क्योंकि सरफेस एरिया इससे बढ़ता है, इसलिए आरबीसी का आकार कैसा होता है? बाई कॉनकेव। और बात करें आरबीसी के अंदर क्या क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, तो सिंपल सा एक आरबीसी का मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, है ना। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं आरबीसी का डायग्राम बना रहा हूँ। ये देखिए, ये है आरबीसी, है ना। अब इस आरबीसी के अंदर भरा क्या रहता है? इसके अंदर भरा रहता है हीमोग्लोबिन। इसके अंदर क्या भरा रहता है? हीमोग्लोबिन, है ना। ये जो पूरा मैंने भरा है ये क्या है? हीमोग्लोबिन। ये क्या है? हीमोग्लोबिन। एच हीमोग्लोबिन को किससे दर्शाते हैं? Hb से हीमोग्लोबिन को दर्शाते हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, है ना। नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। ध्यान से देखिए, है ना। थोड़ा सा मैं ऊपर बना देता हूँ जिससे कि आपको दिख जाए। ये देखिए, ये मैंने बनाया आरबीसी, है ना। ये मैंने आपको बनाया आरबीसी और इसके अंदर क्या भरा रहता है? हीमोग्लोबिन। इसके अंदर क्या भरा रहता है? हीमोग्लोबिन, है ना। Hb किससे दर्शाते हैं हीमोग्लोबिन को? Hb से दर्शाते हैं। अब हो सकता है आपको दिख रहा होगा, है ना। हाँ, अब दिख रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इसको क्या बोलते हैं? इसको सरफेस ऑफ आरबीसी बोल सकते हैं। ये जो सरफेस दिख रहा है इसको क्या बोल सकते हैं? सरफेस ऑफ आरबीसी, SURFACE, सरफेस ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का यह सतह है। और इसी का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक और नामों से जाना जाता है, उसको बोलते हैं डोनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? डोनर मेम्ब्रेन। आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको डोनर मेम्ब्रेन कहते हैं। आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं? डोनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। और जो ये सरफेस ऑफ आरबीसी है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या डोनर मेम्ब्रेन है, ये हाईली परमीएबल होता है दो आयंस के लिए। मतलब दो आयंस या तो अंदर जा सकते हैं या बाहर आ सकते हैं। जो दो आयन होते हैं वो क्लोराइड आयन हो सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? या तो क्लोराइड आयन या बाइकार्बोनेट आयन। इन दोनों के लिए आरबीसी हाईली परमीएबल होता है। मतलब
ये दोनों आयन अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। तो ये होता है आरबीसी, है ना। और आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन मिलता है। क्या मिलता है? एंटीजन। बस कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको याद रखना है। आरबीसी की सरफेस पे क्या मिलता है? एंटीजन मिलता है। ये क्या है? एंटीजन। मैं एजी से दर्शा रहा हूँ, एंटीजन को एजी से दर्शाया जाता है ना। लिख देता हूँ, नहीं तो दिक्कत होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटीजन, एंटीजन इसको एजी से दर्शाते हैं। और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इसको एचबी से दर्शाते हैं, है ना। मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आरबीसी के अंदर क्या भरा रहता है? हीमोग्लोबिन भरा रहता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भरा रहता है। सरफेस ऑफ आरबीसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम होता है डोनर मेम्ब्रेन। ओके। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या डोनर मेम्ब्रेन या सरफेस ऑफ आरबीसी होता है वो हाईली परमिएबल होता है क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन के लिए। ओके। और सरफेस ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी की सतह पर एंटीजन मिलता है। बस इतनी बात आपको आरबीसी के बारे में याद रखनी है। इतना समझ में आ गया। और इसके अंदर, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। मतलब जो आरबीसी होता है जब बनता है तब तो न्यूक्लियस होता है, जब बनता है तब तो न्यूक्लियस होता है। लेकिन जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होता जाता है न्यूक्लियस गायब हो जाता है। मतलब जब आरबीसी बनती है तब तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे आरबीसी का मैच्योरेशन होता जाता है एक मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट, मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ना। तो और क्या नहीं होते हैं? जब न्यूक्लियस नहीं है तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं। न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉय, लाइसोसोम ये सब एब्सेंट होते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि शेप ऑफ आरबीसी, मोस्ट मैमल में आरबीसी कैसी होती है? बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव कैसे होता है? ऐसे होता है। और आरबीसी जो होता है उसके अंदर क्या भरा रहता है? हीमोग्लोबिन भरा रहता है। आरबीसी की सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है या डोनर मेम्ब्रेन कहलाता है ना। और किसके लिए हाईली परमीबल होता है? क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन, है ना। आरबीसी की सरफेस पर कौन सा मटेरियल होता है? एंटीजन होता है। ये आपको समझ में आ गया। और आरबीसी जो होता है वो जब स्टार्टिंग में बनता है तब तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की तो लगभग सभी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है, गोल्जी बॉडी भी एब्सेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी नहीं पाया जाता है ना। अगर हम बात करें कि इन सब के ना होने से आरबीसी का फायदा क्या होता है, आरबीसी को फायदा क्या होता है, तो इन सब के ना होने पर क्या होता है? यूज ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है। मतलब न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। अगर ये रहेंगे तो ऑक्सीजन यूज करेंगे और नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं यूज करेंगे। और इनके नहीं होने से यूटिलाइजेशन मतलब ऑक्सीजन का यूज आरबीसी बहुत कम करती है। इसीलिए तो आरबीसी ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। किसमें? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। अब ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट हमको सबको पता है कि आरबीसी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करती है और मेनली ऑक्सीजन का, है ना। तो अगर ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रही है और खुद ऑक्सीजन यूज करेगी तो बेकार हो, कोई फायदा ही नहीं है। तो इसीलिए इसके अंदर ये सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं। इसलिए आरबीसी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 में मदद करता है। तो आपको इतना समझ में आ गया। एक बार फिर मैं आपको बता सकता हूँ, अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आया ध्यान से सुनिए। जो आरबीसी होता है वो बाइकॉन्केव होता है। बाइकॉन्केव होने से क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना। और
आरबीसी जो होता है उसके सरफेस पर कुछ एंटीजन पाए जाते हैं, है ना। और आरबीसी की सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, इसी को डोनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होती है वो हाईली परमीएबल होती है क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन के लिए। मतलब क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर जा सकते हैं, आरबीसी से बाहर निकल सकते हैं, है ना। बाइकार्बोनेट आयन भी अंदर और बाहर जा सकते हैं। अगर बात करें कि आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, तो जब मैच्योर आरबीसी हो जाती है तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन जब आरबीसी बनती है तब न्यूक्लियस रहता है। तो जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और उसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब नहीं होते हैं। इनके ना होने से फायदा क्या होता है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में नहीं पाया जाता है, इसीलिए आरबीसी में कौन सा रिस्पायरेशन होगा, आयन एरोबिक रिस्पायरेशन। कौन सा रिस्पायरेशन, आयन एरोबिक रिस्पायरेशन। अब कई लोगों को आयन एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब नहीं पता, तो ऐसा रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, ऐसा रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसको आयन एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। रिस्पायरेशन मतलब श्वसन, है ना। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसको आयन एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये वाला तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन आरबीसी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस आर प्रेजेंट। आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है, रिस्पायरेशन में ये प्रोसेस होता है, बस आपको याद ही रखना है ना। आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के एंजाइम जो होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन क्रेब्स साइकिल के एंजाइम नहीं होते हैं। आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के जो एंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन क्रेब्स साइकिल के एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है ना। और एक बात और याद रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि कैमल एंड लामा, क्या चीज, कैमल एंड लामा, ये दो एक्सेप्शन हैं, ये दो एक्सेप्शन हैं। कैमल और लामा ऐसे मैमल्स होते हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, और इनका शेप कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स, और इनके न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, ओवल शेप। तो इसके पहले तो मैंने आपको बताया था कि मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, और शेप कैसा होता है, बाई कॉन्केव। लेकिन आपको याद रखना है कि मैमल्स में दो एक्सेप्शन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। वो एक्सेप्शन क्या है, वो है कैमल एंड लामा। कैमल एंड लामा ऐसे मैमल्स होते हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और किस शेप का होता है, ओवल शेप का होता है। और कैमल और मैमल्स की आरबीसी का शेप कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। नॉर्मल आरबीसी का शेप कॉनकेव होता है, और कैमल एंड लामा की आरबीसी का शेप कॉन्वेक्स होता है। ये बात आपको याद रखनी है ना। मैंने आपको बताया कि आरबीसी की सरफेस जो होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भरा होता है। तो बात करते हैं कि कितना भरा होता है ना। तो हर एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन 280 मिलियन मॉलिक्यूल, मतलब एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के 280 मिलियन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है ना। अगर बात करें अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड, तो 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। ये एक हेल्दी ह्यूमन की बात है ना। ऐसा नहीं कि जो बीमार है उसकी बात कर रहे हैं। एक हेल्दी ह्यूमन में
100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। हीमोग्लोबिन जो होता है उसको दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, दूसरे को बोलते हैं हीम, है ना। जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और कितना होता है 95%। वो कितना होता है 95%, है ना। और जो हीम होता है वो कितना होता है 5%। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के 4 मॉलिक्यूल होते हैं और हीम के भी 4 मॉलिक्यूल होते हैं। जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है वो 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोब्यूलिन चेन से बना होता है। जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है वो 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोब्यूलिन चेन से बना होता है। और जो हीम होता है, हीम वाला पार्ट पोरफायरिन रिंग ऑफ फेरस आयन से बना होता है। और इसमें कौन सा फेरस होगा, Fe+2, ये वाला होता है। और पोरफायरिन रिंग की संख्या कितनी होती है 4 होती है, और Fe+2 आयन की संख्या कितनी होती है, ये भी 4 होती है। और एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के 280 मिलियन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो आरबीसी के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट कितने परसेंट होते हैं 45%। और फॉर्म्ड एलिमेंट में हम किसकी स्टडी करेंगे, हम करेंगे आरबीसी। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स। अगर हम नंबर की बात करें तो एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन में आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ होता है। अगर हम साइज की बात करें तो 7.5 माइक्रोन होता है। शेप की बात करें तो मैमल्स में आरबीसी जो होता है वो बाइकॉन्केव होता है। बाइकॉन्केव इसलिए होता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, है ना। और मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन जब आरबीसी अनमेच्योर होती है, मतलब आरबीसी जब बनती है तब उसमें न्यूक्लियस होता है। और जो आरबीसी बनती है उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर हो जाती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और क्या एब्सेंट होता है उसमें, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब एब्सेंट होते हैं। मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। इनके एब्सेंट होने से क्या होता है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। अब बात करें आरबीसी जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो कौन सा रिस्पायरेशन आरबीसी में होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन आरबीसी में होता है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या है, ऐसा रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको एनएरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्रेब्स साइकिल के एंजाइम एब्सेंट होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें मैमल्स में तो कैमल और लामा ऐसे मैमल्स होते हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ओवल शेप्ड होता है, और इनकी आरबीसी बाई कॉन्वेक्स होती है ना। मैंने एक आरबीसी का जनरल डायग्राम बनाया। मैंने आपको बताया कि आरबीसी बाइकॉन्केव शेप में होती है और इसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा होता है। आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन पाए जाते हैं और आरबीसी की सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या डोनर मेम्ब्रेन कहलाती है, जो हाईली परमिएबल होती है क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, है ना। अगर बात करें हीमोग्लोबिन की तो हीमोग्लोबिन को Hb से दर्शाते हैं। एक हेल्दी ह्यूमन में हीमोग्लोबिन 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम होती है। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, दूसरा होता है हीम। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन मैक्सिमम होता है 95%, हीम होता है 5%। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के 4 मॉलिक्यूल होते हैं और हीम प्रोटीन के भी 4 मॉलिक्यूल होते हैं ना। हीम के भी 4 मॉलिक्यूल होते हैं। जो 4 मॉलिक्यूल होते हैं वो 2 अल्फा ग्लोब्यूलिन और 2 बीटा
ग्लोब्यूलिन चेन से बने होते हैं। और हीम वाला पार्ट में भी 4 मॉलिक्यूल होते हैं और इसमें 4 पोरफायरिन रिंग होती है और 4 Fe+2 आयन यानी फेरस आयन होते हैं। और प्रत्येक आरबीसी में 280 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। अब हम इसके अगले पार्ट पर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बचे हुए पार्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी के निर्माण को क्या बोलते हैं? आरबीसी के निर्माण को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के निर्माण को क्या बोला जाता है? इरिथ्रोपोइसिस, है ना। अगर हम बात करें एम्ब्रियो में, किसमें? एम्ब्रियो में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? एम्ब्रियो में आरबीसी का निर्माण होता है योक साइट में। सबसे पहले अगर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो किसको बोलते हैं? जो मदर के अंदर जो भी बेबी होता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, है ना। तो एम्ब्रियो में आरबीसी का फॉर्मेशन योक सैक में होता है और जैसे जैसे एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है तो उसमें बोन मैरो बनता है और बाद में बाकी ऑर्गेनेल्स लीवर स्प्लीन बनते जाते हैं, है ना। तो जैसे लीवर बनता है तो लीवर और स्प्लीन में आरबीसी का निर्माण होने लगता है ना। एम्ब्रियो में योक सैक में बनता है सबसे पहले और बाद में लीवर और स्प्लीन में। और आफ्टर बर्थ मतलब जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसमें रेड बोन मैरो में क्या होता है? आरबीसी बनना स्टार्ट हो जाता है। रेड बोन मैरो में आरबीसी बनना स्टार्ट होता है ना। मतलब जन्म के बाद रेड बोन मैरो में बनता है और जन्म से पहले कहाँ बनता है? सबसे पहले योक सैक में, फिर बाद में लिवर जब बन जाता है और फिर स्प्लीन में। अगर हम बात करें लाइफ स्पान मतलब आरबीसी बन तो गया, चलो ठीक है, लेकिन कितने दिन तक जिंदा रहेगा? तो आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है लगभग 120 डेज मतलब 120 दिन। आरबीसी का लाइफ स्पान यानी जीवन काल जो होता है वो 120 डेज होता है। 120 डेज के बाद क्या होता है? 120 डेज के बाद जो आरबीसी होता है उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। 120 दिन के बाद आरबीसी का जो शेप होता है वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। आरबीसी का शेप ऐसे रहता है ना, बाइकॉन्केव होता है। लेकिन 180 दिन बाद क्या होता है? 120 दिन बाद इसका जो शेप होता है वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इसका शेप बिगड़ता है तो इसको माइक्रोफेज देख लेते हैं और इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना। तो आफ्टर 120 डेज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी स्टार्ट। और इसका ब्रेकडाउन क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि 120 दिन बाद आरबीसी का शेप चेंज होने लगता है। तो इसको सबसे पहले माइक्रोफेज देखते हैं, मैक्रोफेज ना, तो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और मैक्रोफेज इसका डिस्ट्रॉय मेनली कहाँ करते हैं? स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवाइड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान। मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? स्प्लीन को। ग्रेवाइड ऑफ आरबीसी, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये था आरबीसी के बारे में, अर्थात इरिथ्रोसाइट के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।